जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। 14 तारीख, इस तारीख ने ममता बनर्जी की दोहरी मुसीबत बढ़ा दी है और ये आज का दिन ममता बनर्जी के लिए डबल परेशानी वाला है, क्योंकि इस 14 तारीख पर दो ऐसी चीजें होनी है जिसे ममता बनर्जी टीएमसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहा है। पहला एसआईआर और दूसरा कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी का मामला। ये दोनों ही आज से इनमें महत्वपूर्ण आज से चीजें शुरू होनी है। इन दोनों ने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है और अब परिणाम क्या निकलेगा इसी की उधेड़बुन पार्टी में चल रही है। बात दोनों की करेंगे, लेकिन पहले एसआईआर की बात करते हैं, क्योंकि 14 तारीख से आज वो दिन है जब एसआईआर में जो गड़बड़ियां पाई गई हैं वोटर लिस्ट में उनकी सुनवाई होनी है। 1,24,00,000 नाम है जिनके लिए अलग अलग जगह निर्धारित की गई है ताकि वोटर्स को आने में दिक्कत ना हो। सेंटर बनाए गए हैं और वहां पर जो वोटर्स के फॉर्म में दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई है उनको आकर वहां पर बताना है और अपनी चीजें अपने दस्तावेज दिखाने हैं। ये 1,24,00,000 नाम है, जिनमें 94,00,000 नाम वो हैं जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले हैं और इसमें 32,00,000 नाम वो है जो नो मैपिंग वाले हैं, यानी कि जिनके 2002 से डेटा मैच नहीं हुआ। उनका कहना था कि वहां पर 2002 की लिस्ट में थे या उनके रिश्तेदार थे, लेकिन वो नहीं पाए गए हैं। तो मैपिंग में जो चीजें होनी थी वो नहीं हुई है, तो इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया गया है। करीब 70 लाख नोटिस तैयार हो चुके हैं और इसमें से 34 लाख नोटिस भेजे जा चुके हैं। अब जब ये सुनवाई हो रही है तो ममता बनर्जी ने इसी को रुकवाने के लिए कई लेटर लिखे। पिछले 2-3 लेटर तो इसी पर लिखे हैं कि ये सुनवाई इस लोगों को परेशान करने वाली है, एआई के जरिए आप कर रहे हैं, एआई के जरिए कमियां ढूंढ रहे हैं और एआई से दिक्कत हो रही है, बीजेपी का एआई है, तरह तरह की बातें बोल रही है। पर उनकी टेंशन यहीं तक नहीं रुकती है। चुनाव आयोग ने एक और ऐसी चीज कर दी है जो ममता बनर्जी जिस पर आग बबूला है, इनकी पार्टी आग बबूला है, वो है माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति। चुनाव आयोग ने इस पूरी सुनवाई के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं और जांच की जरूरत है, तो उसमें आपको जांच करने के लिए भी लोगों की, कर्मचारियों की जरूरत होगी, तो इसके लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। पहले 4600 माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए थे, अब उसके बाद 2000 और नियुक्त किए गए हैं। इनको दिसंबर में ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे आपको जांचना है। अब इनको जब नियुक्त किया गया है तो पश्चिम बंगाल में एक तरह से भूचाल आ गया है, टीएमसी में भूचाल आ गया है कि टीएमसी पत्र लिख रही है, टीएमसी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि माइक्रो ऑब्जर्वर जो है उनसे ये आप केंद्र के कर्मचारी हैं और इनको लाकर आप जो है एसआईआर में, आप वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां करना चाहते हैं, सही लोगों के नाम हटाना चाहते हैं। ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो केंद्र सरकार के गैजेटेड अधिकारी हैं। वो केंद्र की कई संस्थाओं में, विभागों में काम करने वाले या बैंक में काम करने वाले लोग हैं जिन्हें इस काम के लिए चुना गया है, उनको ट्रेनिंग दी गई है। अब उनका काम ये है कि जिन लोगों के एन्यूमरेशन फॉर्म में या दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई है वो जब आएंगे तो उनको जांचना, देखना और करेक्शन करना। अगर आपको लगता है कि सही दस्तावेज है तो स्वीकार करना, नहीं है तो सही दस्तावेज लाने के लिए बोलना और तब तक वेरीफाई ना करना जब तक की चीजें सही होती हैं। अब इसमें ममता बनर्जी के देखिए, राज्य सरकार के कर्मचारी इस्तेमाल हो जाते तो ममता बनर्जी को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी तो उनके कंट्रोल में है। लेकिन समस्या इनके लिए ये है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो अब वो उसमें पक्षपात के साथ तो काम नहीं करेंगे। उनको क्या मतलब है राज्य सरकार में कौन सी पार्टी क्या कर रही है? वो ना किसी एसोसिएशन से जुड़े, ना किसी से जुड़े, अलग अलग जगहों से, एक राज्य से भी नहीं, अलग अलग जगहों से लाए हुए हैं, वो अपना काम करेंगे। इसी में जब वो अपना काम करेंगे तो इनका काम कैसे होगा? तो इसी की इनको टेंशन है। अब इसके लिए फिर से इन्होंने और ज्यादा कर्मचारी नियुक्त किए हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं, तो लग रहा है अब तो प्रक्रिया और ठीक से हो जाएगी, तो भी समस्या है। तो इनकी परेशानी इससे दोगुनी हो गई है कि आप, एक तो चुनाव आयोग ने इतनी बारीक गलतियां पकड़ी। माइक्रो ऑब्जर्वर का मतलब ही यही है कि बारीक तरीके से, सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण करना, देखना, ऑब्जर्वेशन करना, यही मतलब है। और देखिए ये जो लॉजिकल विसंगतियां निकली हैं, इसको लेकर भी इनकी बड़ी परेशानी है। ये है क्या? एआई आखिर कर क्या रहा है? एआई का इस्तेमाल इस तरह हो रहा है कि अगर इस तरह की गड़बड़ियां हैं, मान लीजिए पिता पुत्र की उम्र में 10 साल 15 साल का अंतर है, तो उसको शक हो जाएगा एआई को, तो वो उसे हाईलाइट करेगा और उसमें जांच करने के लिए उसकी मांग करेगा। अगर किसी के घर में एक व्यक्ति से 15-15 बच्चे दिखाए जा रहे हैं तो उसमें भी उसको आपत्ति हो सकती है।
अगर इसमें ये गड़बड़ है कि अगर पिता का नाम कुछ और, यानी कि उसमें जो उपनाम है वो कुछ और यहाँ बेटे का उपनाम कुछ और, वहीं भाई है उसका उपनाम कुछ और, एक ही एड्रेस दिखा रहे हैं लेकिन नाम अलग अलग, उपनाम अलग अलग चल रहे हैं, तो उसमें वो इन गलतियों को फ्लैग करेगा, बताएगा, फिर आपको आके वहां ठीक कराना पड़ेगा। ये सब पकड़ रहा है। दूसरा, कई लोगों ने इसमें भर दिया कि जी हमारे तो 2002 की लिस्ट में थे और इस बार हमने सिर्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरना है, दस्तावेज नहीं देने हैं। तो जिनका नाम लिखा था 2002 की लिस्ट में थे वो तो है ही नहीं, तो उसके लिए भी आपको फिर आके सच बताना पड़ेगा। तो ऐसी गड़बड़ियां, चाहे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की भी बात है कि गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हुई है और पहले गलत थी 2002 की लिस्ट में लेकिन आपने बाद में सही करा ली, लेकिन अब भी गलत आ रही है, तो आप वहां पे आके फिर से ठीक करा लीजिए। उसी के हिसाब से दस्तावेज भी लगेंगे कि कौन सा किसके लिए सही रहेगा। ये चुनाव आयोग ने किया हुआ है। और चुनाव आयोग ने देखिए कुछ जगह सुविधाएं भी दी हैं। चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं, उनका अपना एम्प्लॉयमेंट, जो उनका नौकरी से जुड़ा हुआ कागज है, उसके आधार पे वोटर लिस्ट में आ सकते हैं और उन्हें वहां रहने का सबूत दिखाना होगा, क्योंकि उनके लिए ये इतने सारे दस्तावेज बनाने मुश्किल होंगे। तो उनकी मांग पर कुछ सहूलियतें भी की है। तो माइक्रो ऑब्जर्वर को एक तरह से ये पूरी जिम्मेदारी है और उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है कि माइक्रो ऑब्जर्वर अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उनके लिए भी साफ साफ नियम बताए गए हैं कि अगर कोई गड़बड़ी या फिर कोई ढील देता हुआ, गड़बड़ी के अगर लापरवाही करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। 14 तारीख से सुनवाई है, 7 फरवरी तक ये इसके लिए होना है और आगे जाकर फिर अंतिम लिस्ट आएगी। तो इनका मकसद है कि इतने दिनों में ये सारी सुनवाई पूरी करके सबको पूरा मौका देकर इस काम को पूरा किया जाए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ रही है, तो वो लगाया जाए। अब यहां से यहीं पर ही देखिए, यही चीज है जो मुख्य तौर पर लिस्ट को, जो आखिरी पड़ाव है, जो शुद्धिकरण करेगी वोटर लिस्ट का, उसको सही करेगी। एक तो जो ऊपरी तौर पर कमियां देखी गई, किसी के दस्तावेज नहीं आए, किसी की मृत्यु हो गई थी, कोई पलायन कर गया था, तो वो नाम तो 54 लाख में ही हट गए। तो वो एक पहले स्तर की सफाई हुई। अब दूसरे स्तर की सफाई ये होगी जिनमें बारीक गलतियां हैं या जिनमें बारीक तरीके से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की गई है। जैसे एक ही व्यक्ति को कई लोगों ने अपना पिता बना लिया, माता बना लिया, तो उसको तो पकड़ना पड़ेगा। तो ये किया गया है। कई बार कई जगह ये भी आरोप लगे कि बीएलओ पर दबाव बना के भी गलत दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं, ये सोच के कि शायद बच जाए सिस्टम से। लेकिन अब तो एआई का जमाना है, तो एआई के जमाने में तो बड़ा मुश्किल हो रहा है बचना। इंसान से तो है, इंसान को तो आप थोड़ा कर लोगे, आपके राज्य का कर्मचारी भी है, लेकिन एआई के साथ क्या करोगे? तो इसीलिए अब एआई ये सब चीजें पकड़ रहा है जिसकी जांच इंसान करेंगे। ऐसा नहीं कि सब कुछ एआई पर आधारित है, जांच इसकी मैनुअल तरीके से होगी और जो लोग सही हैं उनको इसमें स्वीकार किया जाएगा और चुनाव उसके बाद भी मौका रहेगा कि आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ आपका नाम होना चाहिए, आपके पास सही दस्तावेज है। तो यहाँ 14 तारीख से जो अब शुरू हो रहा है, यही जो है धड़कने बढ़ा रहा है। दूसरी चीज, 14 तारीख से जो 14 जनवरी की तारीख दी गई थी ईडी को कलकत्ता हाईकोर्ट में, क्योंकि उस समय जो कलकत्ता हाईकोर्ट की जज थी, जब इसकी सुनवाई होनी थी पिछले हफ्ते, जब ईडी उसी दिन पहुंची थी कलकत्ता हाईकोर्ट में, क्योंकि इनकी रेड में बाधा डाली गई, ममता बनर्जी का डॉक्यूमेंट उठा कर ले गई, तो ईडी ने तुरंत सुनवाई की अपील की थी। लेकिन वहां पर इतना हंगामा हुआ और वहां पर जज जो है वो ठीक से सुनवाई नहीं कर पाई, उन्होंने 14 तारीख की डेट दे दी। हालांकि ईडी ने अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी, फिर भी इतनी लंबी डेट ईडी को मिली और मामला इतना गंभीर था, तो ईडी फिर गई जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है उनके पास, उन्होंने भी इसमें दखल देने से इनकार कर दिया। फिर ईडी गई सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और पूरी कहानी बताई कि किया क्या है ममता बनर्जी ने, और अक्सर इनकी सरकार ये करती है, किस तरह ईडी के काम में दखल दिया गया, कई धाराएं लगाने के लिए अपील की है कि सीबीआई जांच करे, चोर डकैती, आपराधिक धमकी, सरकारी काम में बाधा डालना, सबूत मिटाना, इन सब के लिए अपील की है। हालांकि थोड़ा सा हैरानी की बात तो इधर भी है कि ईडी ने याचिका भी लगा दी, याचिका में कई बातें भी बता दी, फिर भी इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं आया है। अभी कोई भी इंटरिम आदेश नहीं दिया गया, उनकी तरफ से कैविएट दायर किया है, तो अभी नोटिस भी नहीं जारी करने की कोई खबर आई है कि पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया गया है। लेकिन अगर जारी भी किया गया है जवाब देने के लिए, तो भी मामला इतना लंबा खिंच गया। यहां अर्जेंट हियरिंग की मांग कर रही है ईडी कि ईडी जैसी एक जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी अब
शर्म की बात तो है ही कि केंद्रीय जांच एजेंसी को न्याय के लिए एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट भटकना पड़ रहा है, पहले हाई कोर्ट, फिर चीफ जस्टिस, फिर सुप्रीम कोर्ट, और कोई ढंग से सुनने को राजी नहीं है। जबकि यही देश है, यही हमारा न्यायिक व्यवस्था है जहां पर पवन खेड़ा जब कहते हैं, नारेबाजी करते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उनकी गिरफ्तारी होने वाली होती है तो जमानत देने के लिए तुरंत बेंच बैठ जाती है अर्जेंट हियरिंग में। तीस्ता सी तलवार के लिए आधी रात 2 बार बेंच बैठ जाती है कि किसी तरह जमानत मिल जाए। कई बार आधी आधी रात को भी बेंच बैठी है। अर्जेंट हियरिंग की मांग होती है तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रार परमिशन देंगे, जब जो बेंच, जब जो वकील जज खाली होंगे तब सुनवाई होगी, ऐसा तो हमेशा तो नहीं होता है। कई मामलों में अर्जेंट हियरिंग होती है, बुलडोजर मामले से लेकर कई बार जब झुग्गियां गिराई जानी होती है, दिल्ली की जहांगीरपुरी में गिराई जानी थी, तो सुबह सुबह पहुंच जाते हैं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी कागज लेकर और सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठ जाती है। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि ये हुआ क्या है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये क्लियरली स्पष्ट तौर पर निकलकर सामने नहीं आ रहा है कि आखिर ईडी को अर्जेंट हियरिंग क्यों नहीं दी गई इस मामले में अभी तक। पहले तो स्वतः संज्ञान ही होना चाहिए था, क्योंकि ये जो किया गया है पूरी तरह कानून का उल्लंघन है और एक गलत उदाहरण बन रहा है देश में कि मुख्यमंत्री जांच एजेंसियों के काम में दखल दे रही है, दस्तावेज सबूत उठाकर ले जा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है उनके खिलाफ। तो इस पर तो स्वतः संज्ञान होना चाहिए था, नहीं भी हुआ। आर्टिकल 32 के तहत आया लेकिन उस पर भी कुछ नहीं है, सन्नाटा सा लग रहा है, कोर्ट की तरफ से कुछ नहीं आया है। तो ये एक गंभीर स्थिति है, एक गंभीर वातावरण पैदा करता है कि आखिर अगर जांच एजेंसी को लेकर ये स्थितियां हैं तो बाकी में क्या स्थितियां होंगी कि ममता बनर्जी या कोई भी मुख्यमंत्री अगर ऐसे काम करेगा तो ये तो उसके लिए हमारी कोर्ट क्या सुनने में हफ्ता 2 हफ्ता लगा देंगे। लेकिन चलिए, अब तो जो स्थितियां हैं वो तो है ही। पर 14 जनवरी की तारीख हाईकोर्ट में दी गई थी, अब दी गई थी तो बेंच तो लगेगी ही, हाईकोर्ट की जज की बेंच लगेगी और ईडी अपना मामला वहां सामने रखेगी। फिर हंगामा होता है या करने की कोशिश की जाती है, ऐसा तो मुश्किल है क्योंकि बार बार आप एक ही जैसी चीज कर नहीं सकते हैं, तो फिर मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगा। तो अगर सुनवाई होती है और उसमें क्या किया जाता है तो ममता बनर्जी के लिए थोड़ी टेंशन इस बात की जरूर है कि आरोप बहुत गंभीर लग रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में बताया गया वही बातें हाई कोर्ट में बताई जाएंगी और फिर उस पर हाई कोर्ट क्या फैसला देता है, क्या दे पाता है, ये बहुत सारी चीजें इसमें हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि आप कई बार जो चीजें सामने है उस पर फैसला करना ही पड़ता है, तो क्या होगा हाई कोर्ट में ये भी टीएमसी के लिए टेंशन वाली बात है। तो ये जो तारीख है, इस तारीख ममता बनर्जी के लिए दो चीजें ला रही है, दो चुनौतियां इनके लिए सामने आ रही है। अब एसआईआर का नतीजा तो बाद में आएगा, वो तो जब फाइनल लिस्ट आएगी तो पता चलेगा कितने नाम कटे हैं और क्या क्या इसमें सामने आ रहा है। लेकिन हाईकोर्ट में क्या होगा ये आज ही पता चलने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।